नमस्कार, मैं रविश कुमार। राम का राज्यसभा और राज्यपाल से कोई नाता नहीं है, मगर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले तीन जज रिटायर होते ही सरकार की कृपा स्वीकार कर लें, तब उनके इस कदम की समीक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक मर्यादा भी नहीं कहती है कि जज इस तरह की कृपा स्वीकार करें, मगर जज स्वीकार करते रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला देने वाले जजों का कोई अलग व्यवहार हो यह जरूरी तो नहीं, मगर इतनी तो सावधानी होनी चाहिए कि उनके किसी कदम से उनके पूर्व के किए फैसले पर आंच ना आए, उस फैसले की लोक समीक्षा होने लग जाए और वो संदेहों से भर जाए। उनके फैसलों की समीक्षा में नए नए संदेह, नए नए सवाल विपक्ष की तरफ से अरुण जेटली के बयान के सहारे जोड़े जा रहे हैं कि क्या इस फैसले की वजह से तीन जज को रिटायर होने के बाद अलग अलग तरह के पद मिले हैं। सरकार की कृपा स्वीकार कर इन जजों ने राम की मर्यादा का अपमान किया है या सम्मान, इसकी समझ आप सभी में मुझसे बेहतर है। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि इंसाफ ऐसा हो कि कोई संदेह ना कर सके। पहले भी जज रिटायरमेंट के बाद पद स्वीकार करते रहे हैं और इस वजह से उन्हें संदेह से देखा भी गया है, मगर जिन जजों ने राम मंदिर से संबंधित फैसले दिए हैं उनसे उम्मीद थी कि वे नई मर्यादा गढ़ते और सरकार की कृपा को ठुकरा देते, यह कहते हुए कि उनके फैसले पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि श्रेष्ठ इंसाफ वही है जो हर प्रकार के संदेहों और विवादों से ऊपर हो, बचा हुआ हो। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल और हम बात कर रहे हैं एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाना, रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना क्या राम की मर्यादा के अनुकूल है, क्या संविधान की मर्यादा के अनुकूल है। एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। अब्दुल नजीर भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों से संबंधित रहे हैं। एक जज के जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, मगर हम यहां अब्दुल नजीर के जज के रूप में हाल के 2 फैसलों का विशेष रूप से जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी यही उठाया गया है। नवंबर 2019 के अयोध्या केस में फैसला देने वाले 5 जजों की पीठ में से एक जज रहे एस अब्दुल नजीर, और इसी 2 जनवरी को नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले में 4 जजों में से एक जज रहे। नोटबंदी के फैसले में केवल जस्टिस नागरत्ना ने असहमति का नोट दर्ज कराया था। अब्दुल नजीर ने भी ट्रिपल तलाक के फैसले में असहमति का नोट दर्ज किया था। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। अयोध्या फैसले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्हें रिटायरमेंट के 4 महीने के भीतर राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई मनोनीत रूप से। जस्टिस अशोक भूषण थे, जिन्हें 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया। जस्टिस भूषण 4 जुलाई 2021 को रिटायर होते हैं, 8 नवंबर को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह मर्यादा के अनुसार है? क्या आप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले जजों को सरकार से उपकार लेने पर राम की मर्यादा के अनुकूल समझते हैं? क्या आप इसे संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल समझते हैं? जो फैसला ऐतिहासिक माना जाता है उसमें जजमेंट लिखने वाले जज ने अपना नाम नहीं लिखा। इस पर बहस किसी ठोस नतीजे पर आज तक नहीं पहुंची है, बल्कि ठीक से बहस भी नहीं हुई। अटकलें लगती रहीं कि लेखन शैली किस जज की रही होगी। यह फैसला जब गर्व का फैसला है तब नाम हो सकता था, मगर किसी को क्यों नहीं खटका। शायद सभी ने इसे अच्छा माना, लेकिन जिस फैसले से भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही नजर आएगा, उस फैसले को देने वाला अपना नाम तक ना लिखे अपने हिस्से के सामने, यह बात खटक सकती है। और रिटायर होने के बाद सरकारी पद स्वीकार कर लें जो दूर से ही बल्कि हर रोज दिखाई और सुनाई देता हो, क्या यह बात नहीं खटक सकती है? यह सवाल रंजन गोगोई के सामने भी उठा कि राम मंदिर का फैसला लिखने वाले जज का नाम क्यों नहीं है। तब उन्होंने कहा कि उनके पास 2015 से 16 के बीच 32 ऐसे फैसलों की सूची है जिनमें निर्णय लिखने वाले जज के नाम तक नहीं है। तब तो कोई सवाल नहीं उठा। 13 मई 2020 को रंजन गोगोई एक सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 13 ऐसे फैसले लिखे हैं जिसमें लेखक जज का नाम नहीं है, तो इसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि किसी फैसले में फैसला लिखने वाले जज का नाम होना जरूरी क्यों हो। इस सवाल पर अलग से बहस हो सकती है, मगर यह भी तो सही है कि अगर 32 फैसलों में लेखक जजों के नाम नहीं थे, तो उसके सामने कई हजार लाखों फैसलों में लेखक जज के नाम होते रहे हैं। क्या उसका महत्व किसी से कम है? क्या वो स्वीकृत परंपरा नहीं है?
आप देख सकते हैं कि आमतौर पर इस तरह लेखक जज अपना नाम जजमेंट शुरू होने से पहले लिखते हैं। जब सुनवाई के समय ही पता होता है कि जज कौन है, तो फैसले के बाद किसने जजमेंट को लिखा है, यह जानकारी ना हो या क्यों तार्किक रूप से सही है। इस तरह से नाम का दिया जाना भी तो तार्किक रूप से स्वीकार किया गया है। तो क्या रंजन गोगोई का जवाब पर्याप्त रहा? कानून के जानकार इस पर समाज को और जानकारी दे सकते हैं। रंजन गोगोई ने कहा कि 5 जज ही लेखक हैं, फैसला लिखने वाले हैं। क्या आप ऐसे सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते कि 5 जजों का निष्कर्ष एक है और जहां वे अपना श्रेय नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते? ये रंजन गोगोई के शब्द हैं जो बार एंड बेंच ने छापे हैं। यहां हमारा सवाल है कि क्या जज श्रेय लेने के लिए अन्य फैसलों में लेखक के तौर पर अपना नाम दर्ज कराते हैं? मई 2020 के सेमिनार में रंजन गोगोई जितनी सफाई देते हैं, उतने ही सवाल पैदा कर देते हैं। वे कहते हैं कि क्या यह आत्मत्याग नहीं है, सेल्फ सैक्रिफाइस? अगर बात आत्मत्याग की है तो फिर रिटायर होते ही राज्यसभा की सदस्यता क्यों ली गई? राज्यपाल का पद क्यों लिया गया? ट्रिब्यूनल का पद क्यों स्वीकार किया गया? हमारा सवाल है कि क्या रिटायर होने वाले इन जजों को बाद में पद लेना चाहिए था, और वो भी इतनी जल्दी? बीजेपी के ही 2 बड़े नेता इसे गलत बताते रहे। नितिन गडकरी तो आज भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। दिवंगत अरुण जेटली भी वित्त मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। उनका एक भाषण चारों तरफ घूम रहा है। उनके बयान को कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और फिर अपनी बात रखी।